नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दिन पर दिन करीब आती जा रही है और इस समय रिवीजन का महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी में भी आपसे डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी का लगातार रिवीजन करते रहिए और जीएस में जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस और यूपी स्पेशल, इनको जो है अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में लास्ट टाइम मैंने जो है आर्थिकी और विविध में भाग 2 में आपको जो है आर्थिकी और मिसलेनियस डाटा जो करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ाया था। आज के इस पार्ट में कुछ और मिसलेनियस इम्पॉर्टेंट डाटा है जो आर्थिकी से रिलेटेड है, कुछ इंडेक्सेज हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय आय के कुछ अनंतिम अनुमान आए हुए हैं जून जुलाई में, तो उनको हम कंपाइल करके इसमें देखेंगे। साथ में भारत में ऊर्जा क्षेत्र का क्या परिदृश्य है, संस्थापित क्षमता कितनी है और राज्यों का उसमें क्या रैंक है, ये सब जो है हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगस्त महीने की हम लोग की जो करंट अफेयर्स की ई मैगजीन का विशेषांक है, जो विशेषकर समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वो रिलीज़ कर दिया गया है। ये कुल 156 पेज की जो है स्पेशल एडिशन है करंट अफेयर्स का और ये ई बुक के फॉर्मेट में पीडीएफ में अवेलेबल है। जो कुछ मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है पिछले एक महीने में, वो इसमें अवेलेबल है। और उससे पहले की अगर बात करें तो जनवरी से जुलाई तक की भी पीडीएफ फाइल जो है अवेलेबल है। ये वाला काफ़ी लोगों ने ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। और जो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं वो सारे मैक्सिमम पॉइंट जो है इस पीडीएफ में पहले ही आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो इसको प्राप्त करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सीए मैगजीन लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए और आपको जो है रिप्लाई में लिंक भेज दिया जाएगा। नहीं तो आप सीधे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में जो है लिंक दिया हुआ है, इस तरह का एक लिंक होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको जो है किस तरह से प्राप्त करना है उस लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं किस तरह की ये ई बुक की पीडीएफ है, तो आप जो है दूसरे लिंक पर क्लिक करिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग 8-10 पन्ने इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरह का कंटेंट इसमें दिया हुआ है। फिलहाल आरओ यूपी पीसीएस दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त वाले विशेषांक में जितना भी आर्थिकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण डाटा है, कृषि का उत्पादन, खनिज उत्पादन और सारी रैंकिंग्स, इंडेक्स जो भी नवीनतम है सब इसमें दिया हुआ है। साथ में यूपी करंट भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते हैं, जो कि है भारत में ऊर्जा का परिदृश्य, यानी भारत की एनर्जी सेक्टर की क्या ग्रोथ है, क्या लक्ष्य है, राज्यों का क्या क्रम है, ये सब जो है हम इसमें देखेंगे। तो वर्ष 2020 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत की कुल जो संस्थापित क्षमता है, ऊर्जा का अर्थ यहाँ पर सारी तरह की ऊर्जा की बात हो रही है। तो वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल संस्थापित क्षमता जो है ये 3,71,054 मेगावाट है। ये जो है ऐसी फिगर है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा सीधा जो है सवाल आपसे ये किया जा सकता है। अब भारत विश्व में कुल उत्पादन और उपभोग में 5वें स्थान पर आता है और पहले नंबर पे ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग में जो है यूएसए का है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। 5वें नंबर पे भारत है और पहले नंबर पर यूएसए है। अब जो है जितनी भी तरह की विद्युत ऊर्जाएं हम प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोतों से, उनकी जो क्षमता है और उनका प्रतिशत क्या है भारत में, ये हम देखते हैं। तो अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षमता जिसकी हमारे देश में है वो कौन सा है। वो है 67% के साथ जो है तापीय विद्युत, यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि जो भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा है उसमें क्षमता के प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा है, तो तापीय विद्युत जो है 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं रिन्यूएबल जो है एनर्जी से प्राप्त होने वाली बिजली, यानी नवीकरणीय विद्युत, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे जो है जल से प्राप्त होने वाली विद्युत, यानी जल विद्युत जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं, ये 12.30%। तो ये याद रख लीजिएगा। और परमाणु विद्युत का रोल जो है अभी बहुत ही कम है, 1.80% है। मेगावाट में जो क्षमता दी है इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस तरह का प्रश्न जो है बहुत ही रेयर पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत में संस्थापित क्षमता है। उसके बाद जो है
नवीकरणीय विद्युत और उसके बाद जो है जल विद्युत। तो 1, 2, 3 नंबर पर ये आपको लिस्ट या पता होनी चाहिए। अब ऊर्जा परिदृश्य से संबंधित जो हमसे मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्वाधिक ऊर्जा की खपत है वो भारत में जो है किस क्षेत्र में होती है। यहाँ पर क्षेत्र का अर्थ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो उद्योग अगर क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर की, तो यहाँ पर 35% एनर्जी खर्च होती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कृषि, जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, इसमें 27% ऊर्जा खर्च होती है। और तीसरा जो है बड़ा सेक्टर जो है डोमेस्टिक सेक्टर है, डोमेस्टिक रीजन है, जिसमें तीसरे नंबर पर जो है डोमेस्टिक या घरेलू क्षेत्र आता है। इसके बाद सर्वाधिक ताप विद्युत यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी संस्थापित क्षमता वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो है ताप विद्युत संस्थापित क्षमता महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पादन भी यही करता है। तो आपको दोनों ही मामलों में याद रखना है कि ताप विद्युत की संस्थापित क्षमता और ताप विद्युत की उत्पादन क्षमता दोनों में भी महाराष्ट्र प्रथम है। इसके बाद सर्वाधिक विद्युत की संस्थापित क्षमता, यहाँ पर विद्युत का मतलब जो है जितनी भी तरह के विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा संस्थापित क्षमता जो है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। और दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा पूरे भारत में विद्युत का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र से जुड़े चारों फैक्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद सर्वाधिक जल विद्युत संस्थापित क्षमता कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो है संस्थापित क्षमता आंध्र प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन कौन करता है? ये हिमाचल प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य यानी जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु है। और सबसे ज़्यादा नाभिकीय विद्युत की संस्थापित क्षमता वाला राज्य भी जो है तमिलनाडु है। तो यहाँ देख सकते हैं आप तमिलनाडु के बारे में 2 फैक्ट आप जो है सीधे सीधे याद रख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सौर विद्युत संभावना वाला राज्य कौन सा, यानी जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती, सबसे ज़्यादा संभावनाएं वहाँ पर हैं, तो वो है राजस्थान। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाँव में विद्युतीकरण किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, जबकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे ज़्यादा विद्युत की खपत और मांग दोनों ही वहाँ पर है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? वो है हरियाणा, जहाँ पर 100% गांव जो है इलेक्ट्रीफाइड है, सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति कब आई थी? लगभग सभी आप लोग जानते हैं 1897 में भारत में पहली बार विद्युत की सप्लाई जो है, बिजली की सप्लाई दार्जिलिंग में की गई थी। आगे चलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में देखते हैं। तो भारत की विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है 2019-20 की, उसके अनुसार जो है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता किस प्रकार है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो छतों पर लगाई जाती हैं जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं छतों के लिए स्पेशली, लघु जल विद्युत और अपशिष्ट से ऊर्जा। तो ये सभी जो है हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में आता है। और इनका अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो ये क्रम में ही व्यवस्थित है। सबसे ज़्यादा जो है पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित क्षमता भारत में है। दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा की है, तीसरे नंबर पे जैव ऊर्जा की है, चौथे नंबर पर जो है सौर ऊर्जा जो छतों पर प्रोड्यूस होती है, उसके बाद लघु जल विद्युत और उसके बाद अपशिष्ट से ऊर्जा। तो ये जो है इसका क्रम भी हो गया। आप शुरू का 3 याद रख लीजिए, इतना जो है सफिशियंट है। बस यहाँ पर एक डेटा आपको और याद रखना चाहिए कि 31/12/2019 तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 85,908.37 मेगावाट है।
अब यहाँ पर आपके मन में एक निश्चित रूप से सवाल आएगा कि ये जो डेटा है ये जो है जो हमने पहले देखा उससे अलग है। तो यहाँ पर फिर से देखिएगा, ये जो संस्थापित क्षमता है ये 2020 के आंकड़े हैं और ये जो है विद्युत के उत्पादन से संबंधित, यानी विद्युत उत्पादन में उस ऊर्जा का, यानी नवीकरणीय, अगर विद्युत की बात करें कि नवीकरणीय ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित हो रही है उसकी क्षमता यहाँ पर 87,699 मेगावाट दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर टोटल सौर ऊर्जा की बात की जा रही, भले उससे जो है बिजली का उत्पादन हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये जो है 19-20 की जो फाइनल रिपोर्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट, उसके अनुसार जो है ये डेटा है। आगे चलते हैं। अब राज्यवार जो है पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता क्या है, यानी किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ये राज्य के ही क्रम में लिखा हुआ सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा है वो तमिलनाडु में संस्थापित क्षमता है 31 दिसंबर 2019 तक की रिपोर्ट में। ये मेगावाट में डाटा है जिसको याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर आ जाता है गुजरात का और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का आ जाता है। तो ये जो मेजर राज्य हैं इन्हीं में जो है पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता है, अन्य में जो है कुछ राज्य और आते हैं जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो अगर हम केवल पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता देखें तो 37,505.175 मेगावाट भारत में पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता है, जिसमें तमिलनाडु पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। अब कुछ जो है इससे जुड़े जो टारगेट्स हैं उनकी बात कर लें तो वर्ष 2022 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को वर्तमान के स्तर से बढ़ाकर 60 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अभी क्षमता किसमें है, मेगावाट में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 60 गीगावाट क्षमता कब तक बढ़ानी है भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, वर्ष 2022 तक। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 तक कितना लक्ष्य है, तो 60 गीगावाट जो है भारत की पवन क्षमता को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर लाने का लक्ष्य है। भारत 2020 तक 175 गीगावाट एवं 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर दूसरा लक्ष्य आ गया, ये ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है। तो 2020 तक जो है क्या लक्ष्य रखा गया था, 175 गीगावाट का, और 2030 तक जो है भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता का जो लक्ष्य रखा गया है वो 450 गीगावाट का रखा गया है। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 37.505 गीगावाट की क्षमता के साथ भारत का चीन, अमेरिका और जनवरी के बाद जो है चौथा स्थान है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पवन ऊर्जा में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। लेकिन यहाँ पर शीर्ष क्रम भी याद रखिएगा, चाइना पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे और जर्मनी तीसरे नंबर पे है, और ये पवन ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है। आगे चलते हैं। एजुकेशन सेक्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर कितना व्यय करने के लिए बजट में आवंटन किया गया, 99,312 करोड़ रुपए। ये 20-21 के एनुअल बजट में भारत सरकार ने शिक्षा पर आवंटित किया है 99,312 करोड़ रुपए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अगस्त में ही जो है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा में रही है, तो इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो 99,312 करोड़ रुपए हैं शिक्षा क्षेत्र के लिए, ये भारत की जीडीपी का 4.43% है वर्तमान में। लेकिन नई शिक्षा नीति में लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, नई शिक्षा में नीति में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जीडीपी का 6% तक हमको व्यय बढ़ाना है, यानी जीडीपी का 6% तक हमको व्यय को ले जाना है शिक्षा क्षेत्र में। अब ये सब जो है आर्थिक समीक्षा 2019-20 का डेटा है। तो अब हमसे 19-20 का जरूरी नहीं कि पूछा जाए कि कितना बजट आवंटित किया गया था, और इस बार का हमने जीडीपी के टर्म्स में देख लिया कि 4.43% है,
लेकिन अगर एक रेशियो में देखा जाए तो 19-20 में ये 3.1% था। 18-19 में जीडीपी का 3.1% था। ये क्या है? ये शिक्षा क्षेत्र में व्यय है जीडीपी के टर्म्स में, इसको समझते चलिएगा। उससे पहले के वर्षों में देखिए काफ़ी कम था, 2.8 था लगातार 14-15 से लेके 17-18 तक, 4 सालों तक जो है जीडीपी का 2.8% ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता था। उसके बाद फिर ये बढ़ा 3.1% हो गया 18-19, 20-21 में, और अब जो है 20-21 का जो बजट आवंटित किया गया है उसमें 4.43% लगभग जो है ये शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है जीडीपी का। अब भारत में जो कुल व्यय किया जाता है उसके प्रतिशत के रूप में हम देखें तो 10.6% टोटल व्यय का शिक्षा पर व्यय किया जाता है, और शिक्षा को सामाजिक सेवाओं में डाला जाता है। शिक्षा का अगर आप हेड देखेंगे बजट में तो वहाँ पर जो है इसको सोशल सर्विसेज के अंतर्गत लिखा जाता है, शिक्षा कोई अलग से हेड नहीं है। तो सोशल सर्विसेज में और भी मद हैं, तो अगर सोशल सर्विसेज की सभी मदों में परसेंटेज देखा जाए तो 19-20 में 40.7% जो है इसका अंशदान था या शेयर था सोशल सर्विसेज के अलॉटेड बजट में या उसके व्यय में। फिर सकल नामांकन अनुपात भी काफ़ी चर्चा में है, जिसको हम लोग GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ये बताता है कि जितने लोग पढ़ने योग्य हैं, पात्र हैं, उनमें से कितने लोगों ने कभी विद्यालय में अपना नामांकन कराया है या नहीं कराया है। तो जो अभी तक का लेटेस्ट सर्वे है इस पर है वो 17-18 का डेटा है। NSS सर्वे के अनुसार 3 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 13.6% ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी भी विद्यालय में नामांकन नहीं कराया, और जो लोग विद्यालय में नामांकित थे उनमें प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ के जाने की दर, जिसको हम ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, यानी जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनका जो है प्राथमिक स्तर पर 10% रेट था, और उच्च प्राथमिक जिसको मिडिल स्तर कहते हैं उस पर 17.5% था, और माध्यमिक स्तर पर जो है 19.8% ड्रॉप आउट रेट था। तो ये तीनों जो है ड्रॉप आउट रेट जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है अब ये पूछा जा सकता है भारत में कि प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर जो है ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक कहाँ पर है। तो दोनों ही मामलों में ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक असम में है। परसेंटेज याद रखना जरूरी नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर असम में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है 10.1% का। ये जो है डेटा है 17-18 का जो NSS सर्वे का है, और माध्यमिक स्तर पर ये ड्रॉप आउट रेट है 33.7%। तो प्राथमिक स्तर पर दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तर प्रदेश दोनों बराबर हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्पेशली नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट 17-18 के आंकड़ों के अनुसार 8% रहा है। माध्यमिक स्तर पर दूसरे नंबर पर ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा बिहार में है असम के बाद, उसके बाद उड़ीसा, फिर त्रिपुरा, फिर कर्नाटक। पूरा क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहला दूसरा जो है राज्य सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है आपका नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के जो अंतिम अनुमान 19-20 के जारी किए गए हैं सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। ये जारी हुए हैं 29 मई 2020 को। ये प्रोविजनल एस्टिमेट है जिसको PE लिखा जाता है, और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं केवल आपको वो पॉइंट हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो आपसे सीधे पूछा जा सकता है। तो इसके अनुसार वर्ष 19-20 में स्थिर कीमतों पर देखिए दो तरह की कीमतें होती हैं, एक करंट प्राइस होता है, एक जो है स्थिर मूल्य होते हैं। लेकिन जो प्रश्न ज़्यादातर देखा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है प्रतिशत, वो है स्थिर मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य से जुड़ा ही प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 19-20 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 4.2% रहने का अनुमान है, जबकि 18-19 में ये अनुमान जो है 6.1% था। ये अंतिम अनुमान है। फिर करंट प्राइस पे जो है ये 7.2% है, और ये जो है 18-19 में 11% था। 19-20 में स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ये फिगर याद कर लीजिएगा,
₹94,954 रुपये वार्षिक जो है ये अनुमानित था। और जब पूछा जाएगा तो आपसे स्थिर कीमतों पर ही पूछा जाएगा। और 18-19 में जो है ये 92,085 रुपये था। और ये वृद्धि जो है ये कितने परसेंट की हो गई है? 3% की एक वित्तीय वर्ष में, यानी 18-19 की तुलना में 19-20 में 3% भारत में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। और अगर हम चालू कीमतों पे यानी करंट प्राइस पे बात करें तो 6.1% का इजाफा हुआ है। अब ये सब बातें जो अभी हमने की जो है ये सब यहाँ पर जो है आप जो है देख सकते हैं ग्राफ के रूप में। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण ये है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें 18-19 की तुलना में 19-20 में 4.2% का जो है परिवर्तन हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर दिया हुआ 3.1%, 3.1% की वृद्धि हुई है। 94,954 रुपये ये 19-20 में इस्टीमेटेड भारत में पर कैपिटा इनकम है, जो कि पर ईयर के हिसाब से नापी जाती है। आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नए चेंजेज हुए हैं, नहीं तो ये कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है, इसके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए वर्तमान में 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अगस्त 2020 को शामिल किया गया। अब ये जो शामिल हुए हैं इनके नाम महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं? जम्मू कश्मीर, जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, ये तीनों जो है राज्य हैं। यानी ये 4 जो है नए स्टेट्स, जिसमें एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ये जो है इसमें शामिल कर लिया गया है इस योजना में। अब टोटल हो गए 24। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान स्थिति में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्य या टोटल केंद्र शासित प्रदेश भारत में शामिल हैं, तो कुल आपको बताना है। ये संख्या 24 है। अब 24 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसके साथ ही लगभग 65 करोड़, जो कि 80% है, कुल NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जनसंख्या इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। क्योंकि 24 ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है, तो जो है 80% जो है कुल जो जनसंख्या है भारत की, वो इसमें अब तक कवर हो चुकी है। शेष राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी अगर आपसे लक्ष्य पूछ लिया जाए तो मार्च 2021 तक देश में पूरी तरह से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश कवर कर लिए जाएंगे। आगे चलते हैं। एक और नया डेटा आया है। जनधन योजना के तहत देश में खुलने वाले खातों की संख्या कितनी है, ये पूछी जा सकती है। तो वित्तीय सेवा विभाग की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 19 अगस्त 2020 तक देश में 40.35 करोड़ लोगों का जनधन खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और 28 अगस्त को जो है ये प्रारंभ हो गई थी। और ये जो 40.35 करोड़ रुपए हैं, इन खातों में 1.3 लाख करोड़ रुपए की लगभग राशि जमा की जा चुकी है। एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर लिखी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गरीबों की यह रकम आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग है। इनमें से 29.75 करोड़ खाता धारकों को, अकाउंट होल्डर्स को रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है। और इनमें जो महिलाओं की संख्या है, यानी किसमें 40.35 करोड़ टोटल में, इसमें 22.27 करोड़ महिलाएं शामिल हैं इन खातों में। और केरल और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% आबादी अब खाता धारक हो गई है। सभी के पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट है। अगला टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ हुआ है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इससे संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण यानी फाइनेंस की सुविधा के साथ
कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ किया गया है। यह कोष कटाई के बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों के सृजन को उत्प्रेरित करेंगी। ये परिसंपत्तियां किसानों की अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी। इस योजना की अवधि, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, 2020 से 2029 जो है 10 वर्ष की अवधि तक जो है ये होगी। यहाँ पर 10 वर्ष कैसे होगा, ये वित्तीय वर्ष के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। इस योजना के तहत 3% प्रतिवर्ष ऋण माफी तथा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के तहत ऋण गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि की छठी किस्त भी प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पर जो है इसकी अवधि महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है कि ये जो अवसंरचना कोष है, कृषि अवसंरचना कोष, इसका जो वित्त पोषण है, फाइनेंस है, कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसने बनाया है, भारत ने। भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। वर्ष 19-20 के दौरान 38,209 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है। यह संख्या पिछले वर्ष मिली ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता से 60% अधिक है। वर्ष 2019-20 में जिन 2 लाख से अधिक लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है उसमें से 38,209 लोग भारतीय हैं। इसके अलावा 25,011 ब्रिटिश हैं, यानी दूसरे नंबर पे हो गया, और 14,764 चीनी हैं और 8,821 पाकिस्तानी लोगों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की गई। सर्वोच्च स्थान पर भारत है, ब्रिटिश दूसरे स्थान पे है, चाइना इस मामले में तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत योजना कहते हैं, इसमें प्रथम राज्य कौन सा है? रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें पहला राज्य कौन सा है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत उड़ीसा ने 85.67% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि इसमें जो है अमृत योजना में प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है और इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना, यानी कुल मिला के जो है जो शहर हैं उनकी अवसंरचना को आधुनिक करना है, विशेषकर जलापूर्ति और सीवेज पर ध्यान देते हुए। अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। बची हुई योजनाओं को मार्च 2021 के मिशन की अवधि के भी पूरा किया जाएगा। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है, यानी आप क्रम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो उड़ीसा पहले नंबर पे हो गया, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे, तेलंगाना तीसरे नंबर पर यहाँ पर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और एशियाई विकास बैंक ADB की एक संयुक्त रिपोर्ट जारी हुई है। तो इस रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण भारत में 41 लाख युवाओं अपनी नौकरी खोई है, ऐसा बताया गया है। यानी कोविड-19 के प्रकोप के कारण 41 लाख युवा लोगों ने अपनी नौकरी को खोया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि नौकरी के नुकसान का बड़ा प्रतिशत खेत और निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को झेलना पड़ सकता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 13 देशों में लगभग 1 से लेके 1.5 करोड़ युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरियां जाएंगी, इसके बाद भारत का स्थान है। तो अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे तो पाकिस्तान पहले नंबर पे है, जहां पर ये अनुमान लगाया गया है सबसे ज़्यादा नौकरियां जाएंगी, और दूसरे नंबर पे भारत का स्थान है। ये जो 41 लाख का आंकड़ा है ये अनुमान है, ना कि एक्चुअल फिगर। ये बताया गया है कि 41 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं कोविड-19 के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और भारत में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 32.5% हो गई है।
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अभी रिसेंट जारी हुआ है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का 57th प्लेस है, 57वां स्थान है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी प्रदाता सर्फसार्क द्वारा किए गए इंडेक्स में या उसके द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसका नाम दिया गया है, इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तथा ई गवर्नमेंट मानदंडों के आधार पर 85 देशों की रैंकिंग दी गई। यानी कुल कितने देश इसमें शामिल हैं? 85 देश शामिल हैं। सबसे ज़्यादा डिजिटल गुणवत्ता जो है कहाँ की है? उसमें शीर्ष 10 में से 7 देश तो केवल यूरोप के हैं, जिसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। यानी डेनमार्क जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में पहले नंबर का देश है। उसके बाद स्वीडन, कनाडा, फ्रांस और नॉर्वे का नंबर आता है। सूचकांक में सबसे नीचे होंडुरास है जिसका 85वां स्थान है, और अल्जीरिया उससे एक कम यानी 84वें स्थान पे है। भारत का स्थान फिर से याद कर लीजिए, 57th प्लेस है भारत की। इसी तरह का एक नया और सूचकांक जारी हुआ है, ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020। तो ये जो है 16 जून को जारी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC के द्वारा वैश्विक अधिकार सूचकांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्लोबल राइट इंडेक्स जारी किया गया है, और इसमें कुल 144 देशों को शामिल किया गया है। श्रम अधिकारों के संबंध में भारत को 5 रेटिंग के साथ विश्व के 10 सबसे खराब देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत की रेटिंग क्या है? भारत की रेटिंग 5 है, जो कि बहुत खराब स्थिति है। और 10 सबसे खराब देश जो ग्लोबल राइट इंडेक्स में है 144 में से, उसमें भारत को शामिल किया गया है। रेटिंग 1 वाले देश जो है कौन से हैं? यानी रेटिंग 10 का मतलब जो अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा देश ऑस्ट्रिया है पहले नंबर पे, फिर डेनमार्क, फिर फिनलैंड, जर्मनी और आइसलैंड है। और रेटिंग 5+ वाले देश कौन से हैं? बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, फिलिस्तीन और सोमालिया। तो ये जो है निम्नतम क्रम हो गया, ये शीर्ष क्रम हो गया। और इसी में जो है 5 से अगर आगे बढ़ेंगे 6 से 10, तो इसमें जो है भारत भी आ जाएगा, जिसकी 5+ रेटिंग यहाँ पर दी गई है। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 कहते हैं। ये जो है 2 साल पहले जारी हुई थी, इस साल फिर जारी हुई है, और तब भी इससे क्वेश्चन आया था, इस साल फिर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 16 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। इसका जो शीर्षक है वो क्या है? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते पर चलना और SDG को प्राप्त करना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना। इंग्लिश में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020, चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDGs। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों की 1.3 बिलियन आबादी, जो कि कितना हो जाएगा? लगभग 22% हो जाएगा, बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। और इन 1.3 बिलियन बहुआयामी से जो ग्रसित लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन बेस जो है आधार हिस्सा 654 मिलियन जो है बच्चों का है। ये बहुआयामी गरीबी से शिकार बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, जो ये बात की जा रही है। बहुआयामी गरीब लोगों को की 84.3% जनसंख्या सब सहारा अफ्रीका रीजन में और दक्षिण एशिया में निवास करती है। तो सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है पूछा जा सकता है आपसे? सब सहारा अफ्रीकन रीजन, और उसके बाद जो है दक्षिण एशियाई रीजन में जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा MPI से प्रभावित लोग आबादी निवास करती है। 3 दक्षिण एशियाई देश क्रमशः बांग्लादेश, भारत और नेपाल अपने MPI स्तर में सबसे तेज़ी से सुधार करने वाले 16 देशों में शामिल हैं। तो ये थोड़ा सा भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। भारत का MPI मूल्य जो 5-6 में
.283 था, उससे घटकर जो है 15-16 में अब 0.123 हो गया है, यानी जो है स्थिति सुधरी है। 5-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 640 मिलियन थी, यानी टोटल 55.1% लोग थे। अब 15-16 में ये घटकर जो है 369 मिलियन हो गई है, जिसको परसेंटेज में हम 27.9% कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सीधे सीधे ये पूछा था कितने मिलियन लोग जो है भारत में बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं, तो आपको ये 369 मिलियन डेटा और साथ में कितना इनका परसेंटेज हो जाएगा 27.9%, ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी होंगी। अगला एक महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुआ है ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020। तो ये किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल है, तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कुल कितने देश इसमें शामिल हैं? 115 देश इसमें शामिल हैं। इन्हीं के ऊर्जा क्षेत्रों के विश्लेषण के आधार पर प्रभावी ऊर्जा पारगमन प्रोत्साहन यानी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, और इसी में जो है ऊर्जा पारगमन सूचकांक का जिक्र है। इसकी थीम क्या है? ऊर्जा के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि स्विट्जरलैंड और फिनलैंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर रुकिए, फिर से देखिए, स्वीडन को पहला स्थान, स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान और फिनलैंड को तीसरा स्थान। ये सभी जो है एक ही रीजन के हैं लगभग, तो स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड ये 1, 2, 3 पर हो गए। सूचकांक में अंतिम स्थान हैती को प्राप्त हुआ है, जो कि 115वां स्थान है। वर्ष 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला था और 2019 में वो 76वें स्थान पर है। तो इस तरह से भारत जो है निगेटिव ग्रोथ हुई है। भारत जो है 2 स्थान और पीछे खिसक गया है, 74 से 76 पे पहुंच गया है, और ये लगातार तीसरा अवसर है जब स्वीडन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की दृष्टि से। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स, जिसको बुलडेक्स कहा गया है, ये लॉन्च कर दिया गया है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया है। बुलियन यानी देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा था, और इसका लाट साइज 50 का होगा। बुलडेक्स में 70.52 भारांक सोना के लिए यानी गोल्ड के लिए और 29.48 भारांक चांदी का है। इसकी डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि ये प्रत्येक माह नगदी में इसका सेटलमेंट किया जाएगा, यानी आप सोने और चांदी में इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देश का पहला बुलियन इंडेक्स है जिससे सोने और चांदी के ट्रेड को प्रोत्साहन मिलेगा और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, और ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। तो इससे जो है कुछ भी प्रश्न बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। डिजिटल बचत खाता, जिसका नाम है जन बचत खाता, ये किसने लॉन्च किया है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। ये डिजिटल बचत खाता है जिसका नाम दिया गया है जन बचत खाता JBK, जो नियो बैंकिंग का अनुभव प्रदान करेगा। JBK के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो बैंक की शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के द्वारा लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्र पर इन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। नियो बैंकिंग एक ऐसी सुविधा होती है जो किसी भी शाखा में मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन हेतु अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया गया है। कितना ऋण है, बस ये महत्वपूर्ण है। तो ये ऋण है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का,
और ये सिस्टम जो है अपनी तरह का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कहला रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी को बहुत ही कम करने की ये जो है प्रोजेक्ट है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, जिसको इंग्लिश में समझ लीजिए, ज़्यादा जरूरी है। सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव, इसमें जो है कौन कौन से 3 देश शामिल हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों ने मिलकर ये SCRI पहल लॉन्च किया है। और ये किससे मुकाबला करने के लिए? चीन के जो उपभोक्तावादी नीति है उससे निपटने के लिए जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर इस पहल को लॉन्च किया है। ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को बहुत कम करना है। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि GDP गिर गई और पूरा देश जो है गर्त में जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा है जो हंगामा मचा हुआ है। हालांकि RO के एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि RO में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ PCS में जो है इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है NSO द्वारा, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया? 20-21 का फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल से जून, इसकी जो है रिपोर्ट जारी की गई। अभी रिपोर्ट है क्या, इसको हम समझ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि GDP एट कांस्टेंट प्राइस, यानी स्थिर मूल्यों पर Q1 में 20-21 में जो एस्टिमेट है वो GDP का कितना है? 26.90 लाख करोड़ रुपए है। और Q1 अगर 19-20 वित्तीय वर्ष का हम कंपेयर करें तो ये 35.35 लाख करोड़ था। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। और उसका सीधी सी वजह ये है क्योंकि ये अनुमान कब से कब का है? ये अनुमान जो है अप्रैल से लेकर और जून तक का है। तो अप्रैल से जून पूरा जो है लॉकडाउन पीरियड था, सारे उद्योग धंधे भारत में बंद थे, तो ये गिरावट पहले से ही सभी ने एक्सपेक्ट की थी, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। और इसको अगर रुपए के टर्म्स से हटा के हम GDP के टर्म्स में अगर देखें तो ये कितना कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है? 23.9% का, यानी जो निगेटिव ग्रोथ GDP की हुई है Q1 की तुलना में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरी देश की GDP 23.9% गिर नहीं गई है, ये Q1 में जो GDP थी 19-20 में, उसके कंपैरिजन में जो है 20-21 के Q1 में, यानी अप्रैल से जून में GDP में फॉल जो आया है वो 23.9% का आया है, ना कि ये एनुअल GDP है। ये एनुअल GDP नहीं है, ये क्वार्टरली GDP का एस्टीमेट है। पहली चीज़ इसको अच्छे समझ लीजिएगा। अब अगर इसको हम GVA के टर्म्स में देखें, अभी तो हमने GDP में बात की कि 23.9% की गिरावट आ गई। अगर हम GVA के टर्म्स में बात करें तो हम फिगर को छोड़ देते हैं। GVA में कितनी गिरावट आ रही है 19-20 के पहले क्वार्टर से, और 20-21 के पहले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो GVA में गिरावट आ रही है 22.8% की। बस ये दो डेटा आप याद रख लीजिए, इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर जो है कुछ नहीं पूछे जाने की आवश्यकता है। फिर जो है उसके अलावा करंट प्राइस पर भी जो है दिया हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको नोट कर लीजिए। करंट प्राइस पे बहुत ही कम जो है GDP और GVA का अनुमान पूछा जाता है। ये फिगर के माध्यम से यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसी प्रेस रिलीज में से बताया गया है कि 19-20 में और 20-21 में पहले क्वार्टर में, ये केवल Q1 की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको इस चीज़ से ना कंफ्यूज करिएगा कि ये पूरे वित्तीय वर्ष की GDP है। ये Q1 की GDP है जो 18-19, 19-20 और 20-21 में कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो 19-20 में जो है
अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में थी ग्रोथ हुई थी 3% की और 20-21 में ग्रोथ हो गई 3.4%। और ये अकेला सेक्टर है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, बाकी सभी में निगेटिव ग्रोथ हुई है, क्योंकि सारी गतिविधियां बंद थी। उसके बाद भी कृषि का कार्य चालू था, इसलिए जो है कृषि को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने पाया। बाकी आप देख सकते हैं माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजली है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी में जो है निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जीवीए में जो है ये कितना हो रहा है, -22.8% की जो है निगेटिव ग्रोथ जीवीए में हो रही है। और जीडीपी में यही डेटा आपके सामने है, 23.9% की जीडीपी में गिरावट हो रही है Q1 में इन कंपेरिजन टू जीडीपी ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 1920, जो कि कितनी थी 5.2% तब वृद्धि थी, और अब घटकर ये निगेटिव हो गई है 23.9%। तो थोड़ा सा जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में और पेपर में जिस तरह से बोला जाता है, अगर आप उसी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो आप जीडीपी से जुड़ा ये प्रश्न गलत कर सकते हैं। ये केवल क्वार्टरली जीडीपी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी एक वीडियो जो है इस पर और बनेगा, जिसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी ही उम्मीद है कि आपके सामने लाऊंगा। और अपॉइंटमेंट्स पर यानी नियुक्तियों पर एक वीडियो बहुत ज़रूरी है, कुछ इधर नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा भारत की जनगणना पर जो है बहुत जल्दी एक जो है समराइज वीडियो, जिसमें भारत की जनगणना को कम से कम डेटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मेरा रहेगा। तो इसको रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी डेटा है ये सब जो है हमारी ई मैगज़ीन में दिया हुआ है, नंबर आपको पता है, तरीका पता है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।